नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरीके से आज नतीजे आ रहे हैं, उसमें महायुति गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। उसमें कई कारण हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोट है उसके पीछे हम बात करने जा रहे हैं। 420 कैंडिडेट टोटल खड़े हुए थे और बीजेपी ने अपना एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का चेहरा जो बीजेपी दिखाती आई है वो अपने इसमें कारगर साबित हुई है, मतलब दिखाने में सही साबित हुई देखो, बीजेपी का शुरू से ही ये रहा है, पॉलिटिक्स का मतलब उनका अपना अपना तरीका है। बीजेपी ने हिंदुत्व को जो वोट कार्ड है उसको हमेशा से टारगेट रखा है। तो इस वजह से भी उन्होंने ये भी, जो उनका सबसे ज्यादा नारा था बीजेपी की ओर से, एक रहे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये एक तरह से जो दलित है, ओबीसीज है, हिंदुओं में बात कर रहा हूँ, ये अलग ना हो, ये वाला वोट बैंक बीजेपी के साथ ही आए, जो अपने साथ करने के लिए हाँ, ये नारा दिया और मुस्लिमों को अलग कर दिया, मतलब अपने आप से जोड़ने से अलग कर दिया। इस नारे का मतलब होता है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे, तो उन्होंने ओबीसीज और दलित को अपने साथ इंक्लूड किया। उनको पता है कि अगर मैंने पूरे हिंदू को अगर वोट मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, जीतना आसान हो जाएगा। और यही कार्ड उनका खेला गया और उसका प्रभाव आप देख ही रहे हो रुझानों में। जिस हिसाब से महायुति की बात करें या बीजेपी की बात करें, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। देश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो अलग अलग स्टेट काम आते हैं और अलग अलग स्टेट बहुत बहुत बड़े स्टेट हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है। हाँ। और उसमें इस तरीके की राजनीति, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सबसे पहले याला जो स्टेटमेंट दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, सेफ रहेंगे, याला जो नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल। और क्योंकि आप देखो ना, ये नारा क्यों दिया गया, आप योगी आदित्यनाथ से वही नारा करवा रहे हैं, जो मतलब एक तरह से हिंदुत्व का चेहरा है, बीजेपी की ओर से फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, इस तरह की बयानबाजी लगातार की गई। और जब हम लोग एक्सपर्ट से बात करते थे, इस बयान के अलावा वो ये भी बता रहे थे कि जो उनका लाडली योजना थी वो उसका भी काफी ज्यादा प्रभाव रहा है। लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र का काफी ज्यादा दिलचस्प है। इस वजह से कह सकते हैं कि जो ओबीसी का जो बात है, ओबीसी की बात हुई या दलित की बात हुई, उसको बीजेपी ने कभी दरकिनार करने का नहीं सोचा। इस चुनाव में खास करके बात करें तो उन लोग सबको एक साथ इंक्लूड करके चुनाव लड़ा है, जिसका नतीजा आप सबके सामने ही है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी और उसका जो गठबंधन था वो थोड़ा बहुत पीछे होता दिखाई दे रहा था। जो वहां की गलतियां थी वो विधानसभा में उन्होंने रिपीट नहीं की और एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देखो, जो जहां तक बात है, जो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो मराठा आंदोलन का जो जिक्र है जरांगे की, उनका प्रभाव के वजह से ही काफी ज्यादा लॉस बीजेपी को झेलना पड़ा था। मराठवाड़ा साइड जो थे, इस चुनाव में ज्यादा खास प्रभाव दिखा नहीं। पहले वो मतलब खड़े होने जा रहे थे फिर 15-16 सीटों पे और उसके बाद वो बैकआउट हो गए। हो गए। तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी को फायदा हुआ और जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, तो वो भी कहीं ना कहीं महायुति को आता दिखाई दिया है। जो मराठा हिंदुत्व की जो वोटर्स है, मराठा हिंदुत्व, उसको भी बराबर से, मतलब चाहे शिंदे गुट हो या बीजेपी हो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लुभाया है। नहीं तो आप ये समझिए, उद्धव ठाकरे भी थे, प्रमुख चेहरा थे मराठा के। तो हिंदुत्व तो कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे के टाइम से ही चलती आ रही। शिवसेना इतनी जबरदस्त, मतलब हिंदुत्व मतलब बाला साहेब ठाकरे कहा जाता था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। उद्धव ठाकरे आए, राज ठाकरे ने भी कुछ बाला साहेब की तरह बनने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा राज ठाकरे कुछ कर नहीं पाए राजनीति में। कोई प्रभाव भी नहीं है, बयानबाजी देते रहते हैं, अपने राजनीति करते रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जमीनी स्तर की बात करें तो राज ठाकरे का कोई प्रभाव नहीं है। उद्धव ठाकरे का है, हिंदुत्व का चेहरा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ या चीजें हुई, इस वजह से हो सकता है कि उसका फायदा, जो हिंदुत्व वोटर्स की फायदे की बात हो रही है, हिंदू वोटर्स की, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ट्रांसफर हो गई है इस वक्त। क्योंकि शिंदे भी कट्टर एक हिंदुत्व का चेहरा रिप्रेजेंट करते हैं, फडणवीस सही है बीजेपी की ओर से। तो वो दोनों तालमेल कहीं ना कहीं बैठता दिख रहा है महाराष्ट्र में, जो रुझान आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, हमने देखा 2019 में शिवसेना एक थी और आज दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ऐसे ही एनसीपी की हालत है। और कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे की छवि है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो गए या फिर अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का चेहरा बताया जाता है और अपने में एक कट्टर छवि रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो पीछे होता दिखाई दिया है, क्योंकि लोगों को भी क्लियरिटी आ गई कि किसके साथ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। मैंने बताया ना, जैसे शिंदे थे हिंदुत्व का चेहरा, उद्धव ठाकरे भी थे, लेकिन यहाँ से फडणवीस भी हैं।
तो आप सोचिए 2 जन का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आप एक के ऊपर भारी पड़ता देख सकते हैं। और उद्धव ठाकरे ज्यादा हिंदुत्व वाला जो कार्ड है नहीं खेल सकते क्योंकि वो कांग्रेस के साथ अलायंस और कांग्रेस के वोट बैंक मुस्लिम्स है जी। आप समझिए ये गणित को बैलेंस करना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो गया और शायद यही नतीजा है जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें इतना डाउनफॉल देखते हुए एनडीए आप को मिल रहा है। 2019 में आपने देखा कि उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम्स के खिलाफ या फिर कांग्रेस के खिलाफ बोला और आज उनके साथ बैठे हुए हैं, तो इसका हालांकि ये राजनीति में तो होता है। अब इससे पहले बिल्कुल, अजीत बिल्कुल। पवार ही कितनी बार गरिया चुके हैं बीजेपी को, लेकिन वो ठीक है, राजनीति में हमेशा ये देखने को मिलेगा आपको। अभी भी ये भी नहीं कह सकते शायद एकनाथ शिंदे अजीत पवार वापसी चले जाए अपने घर पर, बिल्कुल, बिल्कुल। शिवसेना में, वो अपने एनसीपी में, तो कुछ कहा नहीं जा क्योंकि सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 4-5 साल से बहुत उठापटक बिल्कुल, देखने को मिली है बिल्कुल। कि 2.5 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें एकनाथ शिंदे को इसलिए बनाया गया कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन बरकरार रहे और जो अपोजिशन है वो विपक्ष में ही रहे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से 420 कैंडिडेट खड़े हुए उसका ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दिया नहीं है मुस्लिम कैंडिडेट्स का। और इसी तरीके की जो खबरें हम दिखा रहे हैं आगे और देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।